मेरे प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक से जो 8वां पाठ है नालायक, विवेक राय द्वारा रचित 8वां पाठ नालायक, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। इससे पहले हम लेखक परिचय कर लेंगे। लेखक विवेक राय, इसके बारे में बताती हूँ। लेखक विवेक राय ग्राम जीवन और लोक संस्कृति के प्रति समर्पित रचनाकार विवेक राय की जन्म 20 नवंबर 1923 ईस्वी को कहाँ हुई? गाजीपुर जिले के सोनवानी नामक गांव के किसान परिवार में हुआ। आप स्वयं को किसान साहित्यकार कहते हैं। आपको क्या कहते हैं? किसान साहित्यकार भी कहते हैं। अतीत की अभावग्रस्त जीवन, ग्रामीण शिक्षा और प्राइमरी स्कूल के शिक्षक से आरंभ जीवन यात्रा को उच्च शिक्षण संस्था की रीडर पद पर सेवा, बड़े लोगों से संपर्क, सानिध्य तथा ख्याति प्राप्त रचनाकार के रूप में स्थापित हो जाने पर भी सादगी से परिचय में प्रस्तुति उनकी लेखकीय विश्वसनीयता का उत्कृष्ट साक्ष्य है। और आपको विवेक राय को कृषि किसान साहित्यकार भी कहते हैं। और आपने हिंदी और भोजपुरी दोनों में अपने नाटक विधा को छोड़ सारी विधाओं का आधिकारिक रूप से उठाया है तथा अपनी अमिट छाप छोड़ी है। और आपकी प्रमुख कृतियां इस तरह है। आपकी प्रमुख काव्य अर्गला, रजनीगंधा, दीक्षा, कहानी संग्रह इस तरह है। जीवन परिधि, नई कोयल, गूंगा जहाज, कालातीत, अतिथि, दलित विमर्श और विवेक राय की कहानियां आदि आपकी प्रमुख काव्य है और कहानी संग्रह है। और प्रस्तुत पाठ नालायक, इसमें लेखक ने जो नवयुवक है, ज्यादातर नवयुवक आज सरकारी अपने पढ़ाई करने के बाद क्या करते हैं? पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। लेकिन लेखक विवेक राय ने क्या कहते हैं? इस तरह सरकारी जॉब के पीछे भागने के लिए भागते हैं। जो नवयुवक सरकारी जॉब के पीछे भागते हैं, ऐसा ना करने के लिए अपनी प्रतिभा और टैलेंट के आधार पर ही काम करने के लिए कहते हैं। और प्रस्तुत इस कहानी में मुख्य रूप से जो नवयुवक है, जो 3rd डिवीजन में जो पास होता है, थर्ड डिवीजन मतलब जो व्यक्ति 3rd क्लास में पास होता है, उसका मेंटल कैपेसिटी, इसका मतलब उसका मानसिकता, उसका मेंटल कंडीशन किस तरह होता है, इसके बारे में बताया है। जो व्यक्ति 3rd डिवीजन में पास होता है, उसका मेंटल कैपेसिटी, इसका मतलब मेंटल कंडीशन, इसका मानसिक स्थिति किस तरह होता है, इसको बताए हैं। और साथ साथ बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसके बारे में हमें उजागर करने की कोशिश की है, उसके बारे में उजागर किया गया है इस पाठ में। और इस पाठ में लेखक प्रस्तुत कहानी में मुख्य रूप से क्या कहते हैं? 3rd डिवीजन में पास होने वालों की मनोदशा को दर्शाया गया है। जो व्यक्ति 3rd क्लास में पास होता है, उसका मनोदशा, उसका मानसिक स्थिति को दर्शाया गया है। साथ ही इसमें बेरोजगारी जैसा व्यापक समस्याओं को भी उजागर किया गया है। बेरोजगारी समस्या के बारे में ही उजागर किया गया है। और आज युवाओं में नौकरी के लिए होड़ लगी है। आज के युवाओं क्या करते हैं? नौकरी पर ही अवलंबित ना होकर, यहाँ लेखक कहते हैं कि आज के नवयुवक क्या करते हैं? जो सरकारी
नौकरी पाने के लिए कोशिश करते हैं, उसका पीछे भागते हैं। लेकिन विवेक राय ने क्या कहते हैं, नौकरी पर ही अवलंबित ना होकर क्या करना है, किसी ना किसी काम पर या व्यवहार में जुट जाने की कला को अपनाना चाहिए। सिर्फ नौकरी के पीछे ना भागकर किसी ना किसी अपने प्रतिभा के आधार पर, अपने जो टैलेंट रहता है उसके आधार पर अपने व्यवहार में जुट जाने की कला को अपनाने को कह रहे हैं। और अंकों के आधार पर ही नहीं बल्कि प्रतिभा के आधार पर भी युवकों को नौकरियों में चांस मिलना चाहिए। सिर्फ अंकों के आधार पर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इस तरह अंकों के आधार पर ही नहीं, अपनी प्रतिभा के आधार पर ही उनको नौकरी में चांस मिलना चाहिए। इन विचारों को ध्यान में रखकर इस पाठ को चयन किया गया है। किस विचार को ध्यान में रखकर इस पाठ को चयन किया गया है? पहला, अपने जो नवयुवक है जो सरकारी नौकरी के पीछे ना भागकर अपने आप में जो प्रतिभा रहती है उसके आधार पर अपने आप में जो क्षमता है इसके आधार पर काम करना चाहिए। और सिर्फ अंकों के आधार पर ही नहीं, प्रतिभा के आधार पर सभी युवकों को काम मिलना चाहिए, इस तरह बताने की कोशिश की है। इसको ध्यान में रखकर इस पाठ को चयन किया गया है। इस पाठ इस तरह है, आगे की पाठ इस तरह है। पाठ इस तरह शुरू होता है। पाठ के प्रारंभ में लेखक कहते हैं, पाठ के प्रारंभ में लेखक क्या कहते हैं? जनवरी में एक दिन जब शीतलहर के छांटे बरस रहे थे और शहर के ऊंचे ऊंचे भवनों से ऊपर उठे सूरज की किरणों तर तर कर रही थी, लोगों ने देखा कि शहर में असाधारण भीड़ बढ़ गई है। यह कैसा कुंभ पर्व कुछ पहले ही यही आ गया? अथवा स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जैसा कोई नेता तो शहर में नहीं आया है? अथवा पाकिस्तान से शरणार्थी आ गए? अथवा आज मिट्टी का तेल बांटने वाला है? ये कैसे देहाती घुसपैठिए नगर की शांत सड़कों को हलचलों में डुबाने लगे? कैसे फटे हाल है, चेहरों पर हवाइयां उड़ रही है, आंखों में गहरी उदासी और निराशा है। हर उम्र के लोग हैं, नगर के पथरीले फैलाव में छुटे मवेशी की तरह घूम रहे हैं। बीच बीच में कुछ ऊनी कपड़े और एम्बेसडर जूते वाले लोग भी हैं, ये उन्हें हौंकने वाले हैं। देखिए लेखक पहले ही क्या प्रारंभ कैसे करते हैं? जनवरी में एक दिन जब शीतलहर के छांटे बरस रहे थे, जनवरी के महीना था, यह महीना जनवरी का महीना था, और जब शीतलहर के छांटे बरस रहे थे, शीतलहर का छांटे इसका मतलब सुबह का समय था, सुबह का समय था, और शहर के ऊंचे ऊंचे से ऊपर उठे सूरज की किरणों तरतर कर रही थी। ऊंचे ऊंचे भवनों से ऊपर उठे सूरज की किरणें क्या कर रही थी? तरतर कर रही थी। बहुत धूप था, दोपहर हो रहा था। शहर के ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स, भवनों से ऊपर उठे सूरज क्या कर रहा था? तरतरा कर रही थी। लोगों ने देखा, वहां की उस शहर के लोगों ने देखता है, क्या देखता है कि शहर से असाधारण भीड़ बढ़ गई है, शहर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। क्यों ऐसे इकट्ठे हो गए हैं? यह कैसा? लोग अपने आप में संदेह कर रहे हैं, अपने आप में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? इस तरह लोग इकट्ठे होने से लोग, वहां के शहर के लोग क्या सोचते हैं? यह कैसा कुंभ पर्व कुछ पहले ही यही आ गया है क्या? ऐसे इस तरह लोग इकट्ठे हो गए हैं। क्या यह आज कुंभ पर्व का दिन है, पर्व का फेस्टिवल का दिन है क्या? और स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जैसा कोई नेता तो शहर में नहीं आया है। स्वर्गीय जवाहरलाल जैसा नेता, जैसा ही नेता, जवाहरलाल नेहरू जैसा नेता
तो शहर में नहीं आए हैं, ऐसे क्यों इस तरह इकट्ठे हो गए हैं लोग, इस तरह क्यों इतना भीड़ क्यों है, इस तरह अपने अपने कुछ लोग अपने अपने तरह सोच रहे हैं। अथवा और कुछ लोग सोचते हैं अथवा पाकिस्तान से शरणार्थी आ गए हैं, कोई पाकिस्तान का शरणार्थी यहाँ आ गए हैं क्या, अथवा आज मिट्टी का तेल बांटने वाला है। और कुछ लोग सोचते हैं आज मिट्टी का तेल बांटने वाला है। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ये कैसे देहाती घुसपैठिए नगर की शान सड़कों को हलचलों में डुबाने लगे, हलचल मच रही है, कैसे फटेहाल है, कितना मुश्किल हो रहा है, वह सड़क पर चलने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस तरह लोग का भीड़ है, इस तरह लोग इकट्ठे हो गए हैं और चेहरों पर हवाइयां उड़ रही है, आंखों में गहरी उदासी और निराशा है। वहाँ जो लोग भीड़ में है, जो लोग है उसके चेहरे पर उदासी और निराशा है और उसके आंखों में निराशा भाव है। जहाँ जो लोग वहाँ भीड़ में है उसके आंखों में निराशा भाव है और उदासी है। हर उम्र के लोग हैं और लेखक कहते हैं उस भीड़ में जो भीड़ है शहर में इकट्ठे हो गए हैं कि उसके उस इकट्ठे हो गए लोग उम्र इस तरह जो लोग इकट्ठे हो गए हैं इस भीड़ में हर उम्र के लोग हैं, हर तरह के उम्र के लोग हैं। नगर के पथरीले फैलाव में चुट्टे मावेशी की तरह घूम रहे हैं। बीच बीच में कुछ ऊनी कपड़े और एम्बेसडर जूते वाले लोग भी हैं। इस भीड़ में बीच बीच में कुछ ऊनी कपड़े पहने वाले और एम्बेसडर जूते वाले लोग भी हैं, ये उन्हें हाँकने वाले हैं। और इस तरह लेखक इस भीड़ के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं, जनवरी का महीना था और सुबह का समय था और दोपहर हो रहा था और सूरज की किरण भवनों के ऊपर तरतरा कर रहा था। उस समय शहर में जो लोग हैं देखते हैं क्या देखते हैं, वहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो गए हैं, बहुत सारे भीड़ है, बहुत भीड़ बन गए हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। और कुछ लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं क्या उस दिन आज कुंभ पर्व है, और कुछ लोग सोचते हैं आज मिट्टी का तेल बेचने वाले हैं, और कुछ लोग सोचते हैं क्या आज जवाहरलाल नेहरू जैसा कुछ नेता शहर में आए हों और पाकिस्तान से शरणार्थी आ गए। इस तरह अपने अपने तरीके से सोचते हैं। और आगे लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं, बाद में लेखक को पता चलता है और शहर वाले लोगों को पता चलता है। क्या पता चलता है, आज जिला परिषद में प्राइमरी स्कूलों के लिए अनटेंड अध्यापकों का चुनाव है। 300 अध्यापक चुने जाएंगे। 10,000 उम्मीदवार आए हैं और प्रति उम्मीदवार लगभग 5 से 6 सिफारिश करने वाले दर्शक भी काफी है और सब मिलाकर एक मेला उतर आया है। और आगे लेखक क्या कहते हैं, और बाद में लेखक को पता चलता है कि आज जिला परिषद में प्राइमरी स्कूलों के लिए अनटेंड अध्यापकों का चुनाव है। आज का जो दिन है उस दिन क्या प्राइमरी स्कूल जिला परिषद में प्राइमरी स्कूलों के लिए अनटेंड अध्यापकों को चुनाव है। अनटेंड अध्यापकों का चुनाव जा रहा था। प्राइमरी जिला परिषद में प्राइमरी स्कूलों की मास्टर के लिए चुनाव जा रहा था और 300 अध्यापक चुने जाएंगे। कितने अध्यापक चुने जाएंगे? 300 अध्यापक चुने जाएंगे। कितना? 300, याद में रखिए, 300 अध्यापक चुने जाएंगे और 10,000 उम्मीदवार आए हैं। वहाँ कितना उम्मीदवार आए हैं? उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट्स। कितने कैंडिडेट्स आए हैं? वहाँ जमे हुए हैं
10,000 10,000 10,000 उम्मीदवार वहां आए हैं। कितने अध्यापक चुने जाएंगे जिला परिषद में स्कूल मास्टर के लिए? 300 अध्यापक चुने जाएंगे। लेकिन वहां कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं? वहां 10,000 उम्मीदवार 10,000 उम्मीदवार आए हैं, 10,000 कैंडिडेट्स आए हैं। और प्रति उम्मीदवार 10,000 उम्मीदवार आए हैं। कितना उम्मीदवार आए हैं? 10,000 उम्मीदवार आए हैं। और प्रति उम्मीदवार लगभग 5 से 6 सिफारिश करने वाले के साथ आए हैं। 5 से 6 सिफारिश करने वाले लोगों के साथ आए हैं। सिफारिश मतलब रिकमेंडेशन। जो 300 अध्यापक चुने जाएंगे जिला परिषद में स्कूल मास्टर, प्राइमरी स्कूल मास्टर के लिए, मास्टर के पोस्ट के लिए 300 अध्यापक चुने जाएंगे। और वहां कितने लोग इकट्ठे हो गए? कितने उम्मीदवार आए हैं? 10,000 उम्मीदवार कैंडिडेट्स आए हैं। 10,000 कैंडिडेट्स आए हैं। और हर एक उम्मीदवार के साथ, प्रति उम्मीदवार के साथ 5 से 6 सिफारिश करने वाले, रिकमेंडेशन करने वाले लोग भी आए थे। और दर्शक भी काफी है। और उसे वहां देखने के लिए, वहां क्या चुनाव हो रहा है, क्या चुनाव जा रहा है, उसको देखने के लिए दर्शक मतलब देखने वाला भी आए हैं, काफी है। सब मिलाकर एक मेला उतर आया है। सब मिलाकर एक मेला की तरह ही दिख रहा है। और अंदाजा लगता है कि कितना भीड़ लगी होगी। इसमें हमें अंदाजा लगता है कि 300 अध्यापक चुने जाने के लिए 10,000 उम्मीदवार आए हैं। और 10,000 हर एक उम्मीदवार के साथ 5 से 6 सिफारिश करने वाले लोग भी हैं। इससे हमें अंदाजा लगता है कि कितना भीड़ है, कितनी भीड़ लगी होगी, इसलिए इतना इकट्ठा हुए होंगे। इस तरह हमें अंदाजा लगते हैं। और आगे लेखक कहते हैं, मेरे यहाँ एक उम्मीदवार और उसके 4 सिफारिशी पहुंचे तो मैंने इस तरह की बात की जैसे मैं ही चेयरमैन साहब हूँ। मैंने पूछा, लेखक कहते, आपका उम्मीदवार किस डिवीजन में पास है? और उसने उत्तर क्या मिलता है? 3rd डिवीजन उत्तर मिला। 3rd डिवीजन हाई स्कूल पास है। क्या वह हरिजन है? क्या वह स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है? क्या वह सीमा पर तैनात सैनिक का पुत्र है? देखिए, लेखक कहते हैं, लेखक के पास भी, लेखक मेरे यहाँ मतलब लेखक के पास भी एक उम्मीदवार आए थे। और उसके 4 सिफारिश करने वाले भी लेखक के पास पहुंचते हैं। और लेखक ने उनसे बातें की। लेखक ने उन उम्मीदवार और सिफारिश करने वालों के बीच बातें की। और कैसे बातें की कि मानो वो लेखक चेयरमैन साहब हूँ, मानो वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे, अपने आप को चेयरमैन साहब की तरह रिएक्ट कर रहे थे। वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो लेखक क्वेश्चन पूछ रहे थे। देखिए, लेखक कहते हैं, लेखक के पास भी इनमें से जो 10,000 उम्मीदवार आए थे, उनमें से एक उम्मीदवार लेखक के पास भी आए थे। और उस उम्मीदवार के साथ 4 से 5 सिफारिश करने वाले भी आता है। और लेखक उससे क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, मानो लेखक ही चेयरमैन हो। इस तरह लेखक उनसे प्रश्न पूछते हैं। और लेखक क्या पूछते हैं? पहला प्रश्न पूछता है उस उम्मीदवार और सिफारिश करने वालों से, आपका उम्मीदवार किस डिवीजन में पास है? लेखक क्या पूछते हैं? आपका उम्मीदवार किस डिवीजन में पास है? और उत्तर मिलता है 3rd डिवीजन। क्या उत्तर मिलता है? 3rd डिवीजन। 3rd डिवीजन हाई स्कूल पास है। और लेखक फिर से कहते हैं 3rd डिवीजन
हाई स्कूल पास है, क्या वह हरिजन है, क्या वह हरिजन है, क्या वह स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित है, क्या वह स्वतंत्रता सेनानी मतलब फ्रीडम फाइटर का क्या आश्रित है, परिवार से है, क्या वह सीमा पर तैनात सैनिक का पुत्र है, और क्या वह उम्मीदवार सीमा पर बॉर्डर पर तैनात सैनिक का बेटा है करके इस तरह उस उम्मीदवार और सिफारिश करने वालों से प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? लेखक कहते हैं यहाँ, जो लेखक पूछते हैं, क्या पूछते हैं? मैं लेखक ही चेयरमैन साहब हो, मानो लेखक ही चेयरमैन साहब हो, उस तरह प्रश्न उस उम्मीदवार से पूछते हैं। क्या आपका उम्मीदवार किस डिवीजन में पास है? आपके जो उम्मीदवार है, सिफारिश करने वालों से पूछते हैं, जो आपका उम्मीदवार आपका कैंडिडेट्स किस डिवीजन में पास है, और थर्ड डिवीजन, उससे वहां से क्या उत्तर मिलता है? थर्ड डिवीजन करके उत्तर मिलता है। थर्ड डिवीजन हाई स्कूल पास है। लेखक क्या कहते हैं? फिर से थर्ड डिवीजन हाई स्कूल पास है। क्या वह हरिजन है? क्या वह स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है, और बॉर्डर में तैनात सैनिक के बेटे? इस तरह लेखक उनसे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन वहां से नहीं, यह सब तो कुछ नहीं है, इस तरह उत्तर मिलता है। और लेखक कहते हैं, अगर इन तीनों में से कुछ नहीं हो तो उसे काम नहीं मिल सकता है। नहीं, देखिए तब कैसे चले हैं उसे लेकर, थर्ड डिवीजन के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। लेखक कहते हैं, उससे उस उत्तर से हैरान होकर लेखक कहते हैं, वो आपका उम्मीदवार है, आपका जो उम्मीदवार है जो थर्ड डिवीजन में पास हुए हैं। थर्ड डिवीजन में पास होता है, जो व्यक्ति थर्ड डिवीजन में पास होता है उसके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है, कुछ आपको पता नहीं है। इस तरह लेखक उस उम्मीदवार है उसका सिफारिश करने वालों से कहते हैं, और सिफारिश करने वाले लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? आप ठीक कहते हैं, मगर थर्ड डिविजनर के लिए दुनिया में कोई जगह हो चाहे ना हो, पर स्कूल प्राइमरी मास्टर की जगह तो रिजर्व ही समझिए। इस तरह उत्तर मिलता है। क्या कहते हैं सिफारिश करने वाले लोग? आप ठीक कहते हैं, मगर थर्ड डिविजनर के लिए दुनिया में कोई जगह हो चाहे ना हो, पर स्कूल मास्टर की जगह तो रिजर्व है, स्कूल मास्टर की पोस्ट के लिए इतना काफी है करके बताते हैं। आगे की सेशन में कंप्लीट करती हूँ।